सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख गद्य कवियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। गद्य कवियों में हम दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास इनके जीवन से संबंधित और इनकी जो महत्वपूर्ण गद्य काव्य हैं, जैसे दंडी का दश कुमार चरित, सुबंधु की वासवदत्ता, बाणभट्ट के हर्षचरितम और कादंबरी और अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये चारों कवि अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इन कवियों से संबंधित हमारे वीडियोस देखे हैं जो कि चैनल पर पहले ही अपलोडेड हैं, तो ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है जिससे आप अपने विषय का रिवीजन कर सकते हैं या अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे आपके ये चारों कवि तैयार हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दंडी के पिता का नाम क्या था? मनोरथ, वीरदत्त, भारवी या सुप्रभदेव? तो दंडी के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, वीरदत्त। अगला प्रश्न है, दंडी की माता का नाम क्या था? सुशीला, गौणिका, मामल्ल देवी या गौरी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गौरी। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी किसके प्रपौत्र थे? मनोरथ, चित्रभानु, वीरदत्त और भारवी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारवी की परंपरा में दंडी हुए हैं और भारवी के प्रपौत्र के रूप में दंडी को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी की कृति नहीं है? चंडी शतक, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श और दश कुमार चरितम? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 1। अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श और दश कुमार चरित, ये तीनों ही दंडी की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, दश कुमार चरितम का विभाजन किया गया है? किसमें विभाजन किया गया है? निश्वास में, उच्छ्वास में, विराम में या सर्ग में? तो किसमें विभाजन है दश कुमार चरितम का? उच्छ्वासों में। दश कुमार चरितम में कुल 8 उच्छ्वास हैं, तो इसका विभाजन उच्छ्वासों में किया गया है। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम का भाग नहीं है? कथामुख, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरित और उत्तर पीठिका? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कथामुख। दश कुमार चरितम के 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरित और उत्तर पीठिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 7वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम के नायक हैं राजहंस, राजवाहन, सातवाहन या उपहार वर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। राजहंस के पुत्र राजवाहन दश कुमार चरितम के नायक हैं। 8वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम में कौन से नायक का वर्णन नहीं है? कौन से कुमार का वर्णन नहीं है? तो 10 कुमारों का वर्णन दश कुमार चरितम के अंतर्गत किया गया है। तो मैंने क्रम से भी आपको 10 कुमारों के नाम बताए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं दश कुमार चरितम से संबंधित, दंडी से संबंधित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। तो कौन से कुमार का वर्णन दश कुमार चरित में नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सोमदत्त, विष्णुदत्त, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुदत्त। 9वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम पर अत्यधिक प्रभाव है? महाभारत का, रामायण का, अवंती सुंदरी कथा का या बृहत कथा का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बृहत कथा का। 10वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम की पूर्व पीठिका में कितने कुमारों का वृत्तांत वर्णित है? दो कुमारों का। यहाँ पर ये गलती से मैंने राजकुमार लिख दिया है, राजकुमार नहीं है, ये कुमार है। तो 2 कुमारों का वर्णन है, 2.5 कुमारों का वर्णन है, 3 का है या केवल भूमिका मात्र है पीठिका में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और आधे कुमार का वर्णन, कुमार का आधा वर्णन। तो कुल 2.5 कुमारों का वर्णन इसके अंतर्गत है। 11वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है?
तो अगर दश कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। देखिए, दश कुमार चरितम के 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरितम और उपसंहार। तो पूर्व पीठिका भी 5 उच्छ्वासों में विभक्त है और दश कुमार चरितम 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो अगर भाग पूछे जाते हैं तो आप 3 बताएंगे, और अगर उच्छ्वास पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे 8 उच्छ्वासों में। 12वां प्रश्न है, वासवदत्ता के रचयिता के रूप में कौन विख्यात हैं? किसका ग्रंथ है वासवदत्ता? तो ये तो निश्चित रूप से आपको पता ही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सुबंधु। 13वां प्रश्न है, सुबंधु का समय स्वीकार किया जाता है प्रथम शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, षष्ठ शताब्दी या सप्तम शताब्दी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा षष्ठ शताब्दी, क्योंकि बाण के पूर्ववर्ती के रूप में सुबंधु को माना जाता है, देखा जाता है, तो उस आधार पर उनका समय माना जाता है षष्ठ शताब्दी। अगला प्रश्न है, सुबंधु ने अपने एकमात्र काव्य वासवदत्ता में किस रीति का प्रयोग किया है? पांचाली, लाटी, गौड़ी और वैदर्भी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुबंधु समास युक्त बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग वासवदत्ता में करते हैं, तो कौन सी रीति है इसके अंतर्गत? गौड़ी रीति। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता में किसकी प्रणय कथा वर्णित है? वासवदत्ता चंद्रापीड़ की, वासवदत्ता कंदर्प केतु की, वासवदत्ता चिंतामणि या वासवदत्ता मकरंद? तो कौन इसके नायक हैं? किसकी प्रणय कथा है इसमें? वासवदत्ता और कंदर्प केतु की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 16वां प्रश्न है, वासवदत्ता में नायक नायिका का मिलन किसकी सहायता से होता है? नियति या भाग्य की सहायता से, मकरंद की सहायता से, निद्रा देवी की सहायता से या शुक और सारिका की सहायता से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। हालांकि निद्रा में, स्वप्न में एक दूसरे को नायक नायिका देखकर अनुरक्त होते हैं, लेकिन उनका मिलन या समागम शुक और सारिका की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता की सारिका का क्या नाम था? मतालिका, वातालिका, तमालिका या वैतालिका? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, तमालिका। 18वां प्रश्न है, कविनाम अगलद दर्पो नूनम वासवदत्तया, यह पंक्ति किसने कही है? राजशेखर ने, त्रिविक्रम भट्ट ने, बाण भट्ट ने या फिर कविराज ने? कौन ऐसा कहते हैं? तो बाण भट्ट हर्षचरितम में वासवदत्ता का नामोल्लेख करते हुए कहते हैं, कविनाम अगलद दर्पो नूनम वासवदत्तया। तो ये किसकी उक्ति है? बाण भट्ट की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? भीनमाल में, चित्रकूट में, प्रीतिकूट में या पुष्पपुरी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3, प्रीतिकूट में बाण भट्ट का जन्म हुआ था। बाण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अर्थपति, अर्थभानु, भानुपति या चित्रभानु? तो हो गए आप कंफ्यूज? अब बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चित्रभानु। बाण भट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। 21वां प्रश्न है, बाण भट्ट की उपाधि है घंटा, घोटक, तुरंग या फिर आतपत्र? तो बाण भट्ट की उपाधि क्या है? तुरंग बाण। घंटापथ माघ की उपाधि है, आतपत्र भारवी की उपाधि है, तो तुरंग किसकी उपाधि है? बाण भट्ट की। 22वां प्रश्न है, बाण के वंश वर्णन के अनुसार सरस्वती का धरती पर अवतरण किस ऋषि के शाप से हुआ? जाबाली ऋषि, दादीच ऋषि, दुर्वासा ऋषि या ब्रह्म ऋषि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए विख्यात हैं, तो दुर्वासा ऋषि के शाप से ही सरस्वती का अवतरण मर्त्य लोक पर, पृथ्वी लोक पर होता है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की कृति नहीं है चंडी शतक, हर्षचरितम, कादंबरी और अवंती सुंदरी कथा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अवंती सुंदरी कथा बाण भट्ट की कृति नहीं है, ये दंडी की कृति है। तो चंडी शतक, हर्षचरितम और कादंबरी ये तीनों बाण भट्ट की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आख्यायिका है कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतक या वासवदत्ता? तो कौन सी इनमें से आख्यायिका है?
हर्षचरितम आख्यायिका है, इसमें ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर इस काव्य की रचना की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 25वां प्रश्न है, हर्षचरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 7, 8, 9 और 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हर्षचरितम भी 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। 26वां प्रश्न है, हर्षचरितम में बाण अपने वंश का वर्णन या जहां पर वो स्ववृत्तांत का वर्णन करते हैं, कितने उच्छ्वासों में उसका वर्णन किया गया है? केवल मंगलाचरण में, प्रथम उच्छ्वास में, 2 उच्छ्वासों में या फिर 2 और आधे उच्छ्वास में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 2.5 उच्छ्वासों तक बाण अपने वृत्तांत का वर्णन करते हैं और उसके पश्चात तृतीय उच्छ्वास में वो फिर हर्षवर्धन की कथा को प्रारंभ करते हैं। 27वां प्रश्न है, सिंहनाद का उपदेश कौन से ग्रंथ में वर्णित है? हर्षचरितम, कादंबरी, दशकुमार चरितम या शिवराज विजयम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरितम। हर्षचरितम के षष्ठ उच्छ्वास में सिंहनाद का उपदेश वर्णित है। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम में हर्षवर्धन का राज्यारोहण कौन से उच्छ्वास में होता है? तो वीडियो जब हमने बाणभट्ट से संबंधित अध्ययन किया था वहां पर भी मैंने आपको स्पेशली बताया था कि आप ये याद रखिए कि हर्षवर्धन का राज्यारोहण कौन से उच्छ्वास में होता है। तो कौन से में होता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन 4, षष्ठ उच्छ्वास में हर्षवर्धन को राज्य की प्राप्ति होती है। 29वां प्रश्न है, हर्षचरितम में हूणों के आक्रमणार्थ कौन जाता है? हूणों को जीतने के लिए कौन जाता है? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या भंडी? तो राज्यवर्धन भंडी को साथ लेकर हूणों के आक्रमणार्थ जाते हैं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन। हालांकि प्रभाकर वर्धन ने, जो कि इनके पिता हैं, इन्होंने भी हूणों को जीता था और हूण हरिण केसरी इनकी उपाधि थी, लेकिन चौथे उच्छ्वास में ये विशेषतः वर्णन किया गया है कि राज्यवर्धन हूणों के आक्रमण के लिए, उनके वध के लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1। 30वां प्रश्न है, हर्षवर्धन पृथ्वी को किससे विहीन करने की प्रतिज्ञा करते हैं? हूणों से विहीन, चालुक्यों से विहीन, क्षत्रियों से विहीन या गौड़ों से विहीन? किससे विहीन करने की प्रतिज्ञा हर्षवर्धन करते हैं? गौड़ों से विहीन। 31वां प्रश्न है, हर्षवर्धन कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं? हिंदू, जैन, बौद्ध और शैव? तो हर्षवर्धन पहले से ही हिंदू थे, लेकिन जब वो ग्रहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र से मिलते हैं तो वो उससे कहते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के पश्चात काषाय वस्त्र धारण करेंगे। तो वो कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं? बौद्ध धर्म। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम में ग्रहवर्मा के बाल मित्र का क्या नाम था जिसके आश्रम में राज्यश्री रह रही थी? तो इसका उत्तर मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैंने चर्चा की है। क्या इसका सही उत्तर होगा? दिवाकर राज, दिवाकर वर्धन, दिवाकर मित्र या दिवाकर भिक्षु? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? दिवाकर मित्र। 33वां प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष का विलाप कौन से उच्छ्वास में वर्णित है? चतुर्थ, पंचम, षष्ठ या सप्तम? तो कौन से उच्छ्वास में हर्ष विलाप करते हैं? पंचम उच्छ्वास में। 34वां प्रश्न है, कादंबरी का विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो कितने भागों में विभाजन हो सकता है कादंबरी का? 3 भागों में, कथामुख, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कादंबरी का अंगीरस है श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, करुण या शांत रस? तो कौन सा इसका प्रधान या अंगीरस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें प्रणय कथा का वर्णन है तो इसमें श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार हो सकता है, लेकिन इसका प्रधान रस है शांत रस। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ के अश्व का क्या नाम था? इंद्रजीत, इंद्रवज्र, इंद्रायुध या चेतक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, इंद्रायुध। 37वां प्रश्न है, कादंबरी में किसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है? कादंबरी की, महाश्वेता की, चंद्रापीड़ की या सभी की? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3, चंद्रापीड़ और
वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा इसके अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, कादंबरी के नायक कौन हैं? तारापीड़, चंद्रापीड़, वैशंपायन या शुकनास? तो कौन इसके नायक हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, चंद्रापीड़। 39वां प्रश्न है, शूद्रक किस देश का राजा था? निषद, उज्जैनी, विदिशा या पुष्पपुरी? तो शूद्रक कौन से राज्य के राजा होते हैं जिसकी राजसभा में सबसे पहले जब कथा प्रारंभ होती है, जहां पर शुक को लाया जाता है, तो कौन से देश के राजा होते हैं? विदिशा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। 40वां प्रश्न है, वैशंपायन के पिता का क्या नाम था? शूद्रक, शुकनास, पुंडरीक या फिर तारापीड़? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। राजा तारापीड़ के मंत्री शुकनास होते हैं, उनके पुत्र के रूप में वैशंपायन का जन्म होता है। तो वैशंपायन के पिता कौन हो गए? शुकनास। 41वां प्रश्न है, प्रसिद्ध शुकनासोपदेश कादंबरी के कौन से भाग में है? कथामुख, पूर्व भाग, पूर्व पीठिका या उत्तर भाग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व भाग में, ऑप्शन 2। 42वां प्रश्न है, महाश्वेता कौन से सरोवर पर तपस्यारत थी? क्या नाम था सरोवर का? विच्छोद, पंपा, अच्छोद या इंद्रायुध? तो ये प्रश्न पहले आ चुका है परीक्षा में, तो बताइए आप कौन से सरोवर पर तपस्यारत थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अच्छोद सरोवर पर। 43वां प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? विष्णुदत्त, सोमदत्त, वीरदत्त या दुर्गादत्त? तो क्या नाम था उनके पिता का? ऑप्शन 4, दुर्गादत्त। इनके पितामह राजाराम शास्त्री थे और इनके पिता थे दुर्गादत्त। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ? मानपुर, मूनपुर, काशी या जबलपुर? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? जयपुर में मानपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि थी? घटिका शतम, शतावधानिक, अभिनव बाण और सभी? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये एक घटिका में, घटिका क्या है? पल। एक घटिका में 100 श्लोकों को रचने की क्षमता रखते थे, 100 श्लोक रच सकते थे, इसलिए इनको घटिका शतम की उपाधि प्राप्त थी। एक घटिका में ये 100 प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ थे, इसलिए इनको शतावधानिक की उपाधि प्राप्त थी। और इन्होंने बाणकी शैली का अनुसरण अपने शिवराज विजयम नामक महाकाव्य में किया है या और भी काव्यों में किया है, तो इनको अभिनव बाण की उपाधि भी प्राप्त थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 46वां प्रश्न है, शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं? 8, 10, 12 या 3? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 12 निश्वास। इसमें 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं, तो कुल 12 निश्वासों में शिवराज विजयम विभाजित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 होगा। 47वां प्रश्न है, शिवराज विजयम के नायक हैं कौन? शिवराज, शिवाजी, राम सिंह या औरंगजेब? तो क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, शिवाजी। 48वां प्रश्न है, शिवराज विजयम की रचना कब की गई? 1858 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? कब की गई शिवराज विजयम की रचना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1898 में। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ और इसकी रचना हुई थी 98 में। 49वां प्रश्न है, शिवराज विजयम का प्रधान रस है शांत, अद्भुत, वीर या श्रृंगार? तो क्या इसका प्रधान रस है? वीर रस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से आख्यायिका नहीं है? हर्षचरितम, शिवराज विजयम, दशकुमार चरितम और कादंबरी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कादंबरी। हालांकि देखिए, दशकुमार चरितम में कथा और आख्यायिका दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी इसको आख्यायिका श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि एक तो इसका विभाजन उच्छ्वासों में किया गया है और
एक इसमें जो 10 कुमार हैं वो अपना वृत्तांत स्वयं बताते हैं। तो ये भी आख्यायिका का एक लक्षण है कि जहाँ पर ऐतिहासिक वृत्त या तो खुद बताया जाए या किसी दूसरे के द्वारा बताया जाए, तो इस आधार पर इसको आख्यायिका के भी लक्षण इसमें हैं। लेकिन कादम्बरी जो है वो उसका कथानक कल्पित है, कथा है, ये इसका विभाजन भी अलग से नहीं किया गया। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप इन चारों गद्य कवियों से संबंधित, इनके जीवन और कृतित्व से संबंधित वीडियो जो कि चैनल पर हैं उन्हें देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।